Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So guys, now we are back with the fourth part of this chapter, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, वर्ल्ड वाली बुक की क्लास 12th का ये चैप्टर हमारा 6th है और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये चैप्टर में आ रहा था। आई होप आपने वीडियो के 3 पार्ट पहले ही देख लिए होंगे। ये वीडियो का चौथा पार्ट है। अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे देन प्लीज़ आप उसे वॉच करिए, जब जाके आप इस यूएन के अगले जो सेशन यानी कि 4th पार्ट को उसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर अब हमें ये जानना है कि 1945 के अंदर हमें एक चीज़ तो क्लियर था कि जिस तरीके से वॉर हो रहे थे तो उससे कहीं ना कहीं दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सबको यही लग रहा था। और क्योंकि 1945 के बाद आपने देखा था कि कम से कम 45 साल तक तो वैसे ही कोल्ड वॉर चल रहा था, तो यूएन वैसे भी काफ़ी हद तक कमज़ोर था और ज़्यादा चीज़ें वो लोगों की मदद नहीं कर पा रहा था। लेकिन शीत युद्ध के बाद दुनिया कैसे थी हमें वो जाननी है ना। और आई होप आपने पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ा होगा हमारी इस वाली बुक का। इसमें हमने आपको बताने की कोशिश करी है कि 1945 के बाद जब वॉर हुआ था उसके अंदर कैसे आफ्टर कोल्ड वॉर सिचुएशन बदली। तो हमें ये भी जानना था कि कोल्ड वॉर के बाद यूएन कैसा था और साथ में कोल्ड वॉर से पहले यूएन कैसा था। कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध, और शीत युद्ध के बारे में आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से अवेयर होंगे। अब हम ये तो देखते हैं कि शीत युद्ध के अंदर एक चीज़ तो क्लियर थी कि यूएसएसआर पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था और यूएसएसआर से एक नई कंट्री बन के निकली थी जिसे आप रशिया यानी कि जिसे आप रूस के नाम से जानते हैं। इतना तो आपको क्लियर है, क्योंकि वो सारा रीज़न अब मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो मैंने 2nd चैप्टर में बहुत डिटेल्ड वाइज समझाया हुआ है। 1990 के बाद यूएसएसआर ख़त्म और रशिया जो है उसके बाद एक नया नेशन बनता है जो आज क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। देन पूरे विश्व के अंदर 2 बायोपोलर थे लेकिन फिर यूनिपोलर हो गया पूरा विश्व, और कहीं ना कहीं यूएस जो थी एक स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन गई। रशिया और यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में वैसे भी कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था, लेकिन यूएसएसआर ख़त्म हो गया है तो अब रशिया नई कंट्री बन गया है और उसके बाद यूएस जो है अब टॉप मोस्ट पावरफुल नेशन बन गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं रशिया को भी पता था कि यूएसएसआर ने कुछ गलतियाँ करी है, जो यूएसए से उन्होंने अच्छे संबंध नहीं बनाए। देन फाइनली इन लोगों ने क्या करा, दोनों ने मिलके रशिया ने और साथ में यूएसएसआर के बाद रशिया ने और साथ में अमेरिका ने दोनों ने मिलके रिलेशन को अच्छे बिल्डअप करने की कोशिश करी। नए प्रोसेस के बारे में, नए वे के बारे में, नए प्रोग्रेसिव वे के बारे में सोचने की कोशिश करी। यानी कि पूरे विश्व के अंदर अब रशिया और यूएस ही एक ऐसी कंट्री बनी थी जो टॉप मोस्ट पावरफुल नेशन थी। और क्योंकि हम भारतीय जैसे लोग 1947 के बाद जाके तो आज़ाद हुए थे, 50 तक हमारा संविधान बना था, उसके बाद 62 के टाइम पीरियड में तो हम लोगों ने नेम जैसी पॉलिसीज़ के अंदर एंटर लिया था। तो सोचो हमें कितना लंबा समय लगेगा, कितना लंबा हमें डेवलपमेंट होने में लगेगा, और जबकि कंट्री पहले से हमसे 50 साल पहले ही इतने बड़े बड़े रिलेशंस कर रही थी। तो उस समय पे ग्रोथिंग जो रैपिड ग्रोथ कर रही थी, जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही थी, वो 2 ही कंट्री थी। कौन कौन सी थी? वो थी इंडिया और चाइना, क्योंकि दोनों ही लगभग 1-2 साल आगे पीछे आज़ाद हुए थे, लेकिन दोनों ही रैपिड ग्रोथ कर रहे थे और ये डेवलपिंग कंट्री के अंडरटेकिंग में थे ये लोग। तो शीत युद्ध के बाद दुनिया कुछ ऐसी थी और फिर इसी वजह से एशियन इकोनॉमिक धीरे धीरे डेवलप्ड होने लग गई, और जो यूएन के मेंबर्स हैं कुछ एशिया से आने लग गए, कुछ अफ्रीका से आने लग गए, और इस तरीके से यूएन की फैमिली भी बड़ी होती चली गई। At present time, you can see that 193 countries is participating in the UN nation. But my question is that you need to understand, आपको बिल्कुल केयरफुल होकर समझना है, आपको बताना है कि यूएन के अंदर ऐसी कौन सी लास्ट कंट्री थी दोस्तों, लास्ट कंट्री कौन सी थी जिन्होंने यूएन के अंदर पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, आपको विकिपीडिया है, कहीं से भी ढूंढ के कमेंट करिए और बताइए वो कौन सी कंट्री थी जो लास्ट कंट्री अभी रिसेंटली यूएन की मेंबर बनी है। तो दोस्तों,
ये तो कंफर्म है 1990 के बाद जब देश के अंदर यूएसएसआर ख़त्म हो गया, रशिया बन गया, रशिया के बाद अमेरिका और उनके लिंकअप हो गए, एशिया से नई कंट्रियाँ डेवलप हो रही है, इंडिया जैसी कंट्री डेवलप हो रही है, तो क्या इन कंट्री के सामने क्या बीमारियाँ, युद्ध, ये क्या होगा? नहीं। दुनिया के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी, दुनिया के सामने जिनोसाइड जैसी चीज़ें होंगी, सिविल वॉर वैसे ही होता रहता है कंट्री में कभी ना कभी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो जातियों को लेके होता है, टेररिज्म जैसी एक्टिविटी है, क्लाइमेट चेंज है, एपिडेमिक तो भाई आप समझ ही सकते हो एट प्रेजेंट टाइम, महामारी कोरोना ने तो हमारे जीवन को रोने जैसा बना दिया है। तो क्या ऐसी महामारी आज अगर है तो क्या 100 साल पहले नहीं होगी या 100 साल बाद नहीं होगी? तो ऐसी बीमारियों को अगर हम सारे लोग एक साथ मिलके यूएन के थ्रू लड़ने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों हम लड़ पाएंगे। सो दैट इज़ वाई ये सारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए यूएन ने ऐसे न्यू चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए और आगे और नए चैलेंजेस आएंगे उनसे लड़ने के लिए ऐसी कम्युनिटी का डेवलप किया। आई होप आप अब समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब 1992 के अंदर एक नया प्रस्ताव आता है। क्यों प्रस्ताव आता है? लोगों को ये शिकायत थी, सामान्य सभाओं को ये शिकायत थी कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सिक्योरिटी काउंसिल कौन सी दोस्तों? जिनमें 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। उनको लोगों को ये शिकायत थी कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है तो सही मायने में अब हमें करना क्या होगा, है ना? तो ये थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हो रही थी। अगर आपको सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल नो रिप्रेजेंटेटेड द कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स रिलेटिवली, मतलब उनका लोगों का कंप्लेंट यही रहती थी कि ये सिक्योरिटी काउंसिल के लोग ज़्यादातर वेस्टर्न वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं, है ना? और ये हमेशा जो इनके अंदर प्रतिनिधित्व की चीज़ें होती है, 15 मेंबरों से ज़्यादा इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव होते ही नहीं है। जबकि सामान्य असेंबली के अंदर, जनरल असेंबली के अंदर इतने सारे लोग, इतनी सारी कंट्री आकर रिप्रेजेंट करती हैं, पर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होते नहीं हैं। तो कैसे इसका मतलब सिस्टम चलेगा, है ना? 1992 के बाद ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यूएन के सामने आई। उन्होंने कहा कि जितनी भी कंट्रियाँ आती है ज़्यादातर फोकस इनका यह रहता है वेस्टर्न वैल्यूज़ से। वेस्टर्न वैल्यूज़ मतलब ज़्यादातर यूरोप के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही है उन प्रॉब्लम्स को थोपा जाता है एशिया और अफ्रीका की कंट्री के ऊपर। तो ये शिकायत ही 1992 में सभी कंट्री की जो जनरल असेंबली के अंदर पर मुद्दा छिड़ा था। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल का अगर आपको मेंबर बनना है, न्यू मेंबर बनना है, तो अब कैटेगरी बनाई जाएगी और नया सदस्य होने की ये कैटेगरी होगी। नंबर 1, उनकी इकोनॉमिक पावर बहुत मजबूत होनी चाहिए, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस जैसी, इंग्लैंड जैसी। दूसरा, उनकी मिलिट्री पावर बहुत ही बेजोड़ होनी चाहिए, जो घर बैठे बैठे किसी भी देश को निशाना बना सके। दूसरा, अ बिग नेशन इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से वो नेशन बहुत बिग होना चाहिए। तो हमारा भारत तो उसमें है, चाइना भी उसमें है बहुत अच्छी तरीके से नेशन के हिसाब से अगर हम देखें। दूसरा, अगर आपको सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है दोस्तों, तो आपको यूएन के अंदर अच्छा खासा बजट शेयर करना है। बजट इन द सेंस पैसा देना है उनको सपोर्ट करने के लिए, तो ये आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आपका देश ऐसा होना चाहिए जो डेमोक्रेसी को और ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करता हो, रिस्पेक्ट करता हो। आपकी कंट्री के अंदर वर्ल्ड डाइवर्सिटीज हो, दैट मीन्स आपकी कंट्री के अंदर सभी धर्म के रिप्रेजेंटेटिव हो, सभी धर्म की वैल्यूज दी जाती हो। तो हमारा देश तो है, हमारा देश सेकुलर है, यहाँ पे डाइवर्सिटी आप हर चीज़ के अंदर दे सकते हैं, विविधता आप हर चीज़ के अंदर दे सकते हैं। आप खाने से लेके पहनना, बोलना, जातियों से लेके सब कुछ में हमारी डाइवर्सिटी है ना? तो ये सारी चीज़ें थी और इस हिसाब से आप संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर बन सकते हो। इसीलिए अब यूएन कहीं ना कहीं वेस्टर्न वैल्यूज़ की तरफ ज़्यादा फोकस ना करे, इसलिए यूएन के अधिकार क्षेत्र को बांटा गया और ये कहा गया कि यूएन जो है अपने अधिकार क्षेत्र में रह के ही काम करेगा। और ये बात 2005 के अंदर तय हो चुकी थी। तो ये कौन कौन से में काम करेगा, उसके लिए एक अलग से क्या कहते हैं पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया गया, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के बाद में स्टैब्लिश की गई। दोस्तों, ये यूएन के जुरिडिक्शन को तय करना इसलिए ज़रूरी हो गया कि यूएन हर किसी मुद्दे के ऊपर, हर किसी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करेगा। वो ज़्यादातर उन चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश करेगा जो समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा
हो रही हो वर्ल्ड वाइडली, है ना। जैसे वो ये कर सकता है, प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम द एरिस्टोक्रेसी ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट फेल्ड टू डू, मतलब वो नागरिकों को राष्ट्रीय अधिकारों के अत्याचार से बचाने के लिए काम कर सकता है। दूसरा, वो हर देश के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट करवाएगा। देश के अंदर किसी भी चीज़ का अगर वो उन कंट्री का गोल होगा तो उस गोल को तय करवाने की कोशिश करवाएगा। कोशिश करेगा कि वो टेररिज्म को ख़त्म करे उस कंट्री से अंदर। डेमोक्रेसी को क्रिएट करने के लिए उसको एक सिचुएशन बना के देगा जिससे डेमोक्रेसी बनी रहेगी। तो ऐसे ऐसे जुरिडिक्शन बनाए गए जिससे यूएन आज सही तरीके से काम कर रहा है। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, उसका आंसर ज़रूर करिएगा। वीडियो के लास्ट पार्ट में मिलेंगे हम जल्दी। एंड इन दिस वीडियो वी हैव फिनिश्ड दिस पार्ट, और हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इंडिया भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन सकता है या नहीं। ओके, सो लेट्स मीट इन द फिफ्थ पार्ट ऑफ। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।